नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की एक सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रुझान रखने वाले कर रहे थे कि अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। और इस बात का नामांकन के आखिरी दिन फैसला कांग्रेस पार्टी ने कर लिया और फैसला बड़ा चौंकाने वाला है। इसके कई तरह से अर्थ निकाले जा रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर क्या चल रहा होता है, कोर ग्रुप के भीतर कैसी बैठक चल रही होती है और वहां कौन कौन सी बात होती है, ये तो हम नहीं बात जानते और न हम जान सकते हैं। ये मानते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई निर्णय लेने के पहले बहुत गंभीरता से विचार करती होगी, बहुत सारे कारणों पर बात करती होगी, बहुत सारी उसके प्रभावों पर विश्लेषण करती होगी कि क्या करने से क्या होगा और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत तरह की तालमेल, बहुत तरह की बैठकें, बहुत तरह की बातें की होंगी, लेकिन फैसला बड़ा चौंकाने वाला है। और अब इस फैसले के क्या प्रभाव पड़ेंगे, अमेठी से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, इस बात का पूरे चुनाव से क्या रिश्ता है, कांग्रेस की रणनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या सोचकर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा फैसला लिया। आज के तारीख में जब चुनाव इतना शानदार चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बेचैन है, हलकान है, वो इसे किस रूप में लेगी और चुनाव पर, पूरे चुनाव पर इसका क्या असर होगा, इसी को कुछ कुछ सूत्रों से जोड़ते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो सूचना यह है कि तमाम उहापोह और अनिश्चितताओं को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला ले लिया है कि अमेठी से कोई गांधी परिवार का व्यक्ति नहीं लड़ेगा। और लंबे अरसे बाद, बीच में एक दो बार का वाकया है जब गांधी परिवार के अलग कोई रायबरेली से लड़ा था। रायबरेली से खुद राहुल गांधी चुनाव में भाग ले रहे हैं और वो आज पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, जिनके साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी रहेंगी। और रायबरेली राहुल गांधी का अब अखाड़ा होगा और अमेठी से केएल शर्मा, जो वहां के पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने वहां के बूथों पर पकड़ रखने वाले नेता हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। अब इसका क्या असर होगा, ये क्या इसका पूरा विश्लेषण, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में जो चुनाव इतना शानदार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेचैन है, हलकान है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन और परेशान है कि वो अपनी पिच पर खींचना चाहती है हिंदू, मुसलमान, धर्म, पाकिस्तान, बार बार अब उसी दिशा में चुनाव को ले जाना चाह रही है, क्योंकि विपक्षी दलों की एकता ने पूरे चुनाव को जनता का चुनाव बनाकर रख दिया और जनता के मुद्दों पर बात करने लगे। जिस बात की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने की थी कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं, इसके लिए वो 400 सीट चाहते हैं, इसकी शुरुआत बीजेपी ने की, इसकी शुरुआत किसी विपक्षी दल ने नहीं की। विपक्षी दल का यह आरोप बेशक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी भी संविधान को दिल से स्वीकार नहीं करते और इस बात में बहुत सारी सच्चाई है। बीच बीच में बीजेपी और आरएसएस इसकी गवाही देते रहते हैं। उन्हें संविधान क्यों नहीं पसंद, उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं पसंद, उन्हें आरक्षण क्यों नहीं पसंद, वो जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं, वो सरकारी शिक्षा, सरकारी नौकरी को निजी हाथों में क्यों बेच रहे हैं, वो बेरोजगारी क्यों बढ़ाना चाहते हैं, वो देश को निजी हाथों में बेचकर चंद उद्योगपतियों के हाथों पूरा देश क्यों बेचना चाहते हैं, इसके उदाहरण बीजेपी और आरएसएस खुद ही देते रहा है। लेकिन जब उनके नेताओं ने कहा कि 400 सीटें अब की बार इसलिए चाहिए ताकि संविधान को ही बदल सकें, मैं फिर से कह रहा हूं, यह बात किसी विपक्षी दल के नेता ने नहीं कही, यह बात खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने कही है। चाहे वो ज्योति मृधा हो, चाहे वो लल्लू हो, चाहे वो अनंत हेगड़े हो और चाहे वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हो।
और इस बात को विपक्षी दल ने पूरे चुनाव का इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए इनको बदल दो। अब बीजेपी और आरएसएस को इसकी सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं साहब, हम संविधान नहीं बदलेंगे। ये है इस चुनाव की फ्रीक्वेंसी, ये है इस चुनाव की हकीकत। इतना शानदार चुनाव लंबे समय से कब हुआ? जब अपने एजेंडे पर विपक्ष बीजेपी को खींच ले आए। और आज की तारीख में बीजेपी विपक्षी दलों के एजेंडे पर बात करने को मजबूर हो गई है, चाहे वो नौकरी का सवाल हो, चाहे वो संविधान बदलने का सवाल हो, चाहे वो आरक्षण खत्म करने का सवाल हो, चाहे वो सबको संसाधन देने का सवाल हो। बीजेपी आज की तारीख में विपक्षी दलों के मुद्दे पर आ गई है। ये इस चुनाव की कितनी गजब की ताकत है। आप भारी पड़ रहे हैं। जिस चुनाव में 22 जनवरी के राम मंदिर के बनने के समय, 370 के समय ये माना जा रहा था कि ये चुनाव तो बीजेपी एक तरफा जीत जाएगी, 400 पार ले आएगी। खुद बीजेपी भी ये मान रही थी और खुद विपक्ष भी ये मान रहा था। और ऊपर से जब 3 राज्यों में बुरी तरह से हार हो गई, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश और राजस्थान हो, वो चुनाव तो एक तरफा चला गया था। लेकिन जनता ने इस चुनाव में जान भर दी। जनता इस चुनाव को मजबूती से लड़ने लगी और बीजेपी का गला सूखने लगा है। और 2 चरण के मतदान के बाद ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दल अगर थोड़ी सी रणनीति ऐसी बना लें तो ये चुनाव उनको बहुत कुछ देने जा रहा है। ये चुनाव बीजेपी को सत्ता से हटाने जा रहा है। ऐसे मौके पर विपक्षी खेमे के सबसे बड़े नेता का अमेठी छोड़कर रायबरेली चले जाना, इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? पहले तो यह माना जा रहा था कि खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश से चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे। और जिनमें से एक बात सच साबित हो गई कि प्रियंका गांधी खुद चुनाव नहीं लड़ रही। देखिए, कुछ युद्ध ऐसे होते हैं ना जिसमें जीत हार, युद्ध के लड़ने के तरीके, युद्ध का परिणाम, इन पर बाद में चर्चा होती है। कुछ लड़ाइयां इतनी अहम होती हैं ना कि कौन खड़ा होकर युद्ध के मैदान में लड़ा, इससे भी इतिहास लिखे जाते हैं। और इतने मात्र से इतिहास बदल दिए जाते हैं कि उस समय युद्ध के मैदान में कौन टिका था, आंख में आंख डाल करके। और जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आंख में आंख डाल करके शानदार राजनीति कर रहे, शानदार चुनाव चल रहा है, ये एक फैसला आपको और लेना था। और प्रियंका गांधी इसमें बुरी तरह चूक गई और राहुल गांधी भी चूक गए। और ये जनता कह रही, राहुल गांधी को अमेठी में खड़ा हो जाना था। अमेठी की जनता तैयार है साहब। वो मानती है कि हमने इतने प्यारे नेता और इतने अच्छे नेता को चुनाव हरा करके ठीक नहीं किया। अमेठी की जनता 13 रुपए किलो चीनी वाली मैडम को, सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन करने वाली मैडम को, महिलाओं पर चीख चीख करके अभिनय करने वाली मैडम को, मणिपुर पर खामोश रहने, हाथरस पर खामोश रहने, प्रज्वल रेवन्ना पर खामोश रहने, महंगाई पर खामोश रहने की सजा देने जा रही थी। बुरी हार होती। अमेठी के सूत्र ये बता रहे हैं कि लाखों वोट से स्मृति ईरानी हारती। बेशक उनके पास पैसा है, संसाधन है, बेशक उन्होंने अमेठी में बहुत कुछ अंदर अंदर खाने बना लिया है, लेकिन जनता राहुल गांधी को जिताने चाह रही थी। आप खड़े हो जाते साहब। ये निर्णय, एक कुछ लोग कह रहे हैं कि ये निर्णय लेना बाद में मुश्किल होता कि वायनाड छोड़ देंगे कि अमेठी छोड़ेंगे। अमेठी छोड़ते तो मुश्किल होती, वायनाड छोड़ते तो मुश्किल होती। ये सारी मुश्किलें तो बाद में देख लेते। आपके न लड़ने से जो मुश्किल हो गई, उसको आपने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि चुनाव के बीच में माहौल बदलने के लिए बीजेपी आपको बरगलाएगी। आपने देखा, आपका उत्तर प्रदेश में एक अलाई पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खुद पशुपेश में थे। वो निर्णय लेने के लिए क्या किया जाए, खुद लड़ा जाए कि सबको 80 सीटों पर लड़ाया जाए। ये होता है। किसी भी विपक्षी दल के पास, वो बीजेपी नहीं है, अगर वो विपक्षी दल सपा और कांग्रेस है, तो उनके पास संसाधन बहुत कम होंगे। उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड की लूट का पैसा तो है नहीं, चंदे का पैसा, वसूली का पैसा तो है नहीं कि उनके 20-20 हेलीकॉप्टर एक-एक राज्य में घुमा करेंगे। उनके पास संसाधन कम है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। सीमित संसाधन है और सीमित नेतृत्व है जो सबको एक माहौल बदलने की क्षमता रखता है। इस सीमित संसाधनों के बीच
उनके ऊपर ये जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जाकर के चुनाव लड़वाएं। और ये निर्णय लेना मुश्किल था कि खुद चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए। ऐसे वक्त में कन्नौज में तेज प्रताप यादव को टिकट देने के बाद आखिरी दिन टिकट बदल करके खुद अखिलेश यादव जंगी मैदान में कूद गए। कोई कन्नौज आसान खेल नहीं है उनके लिए। कन्नौज में बीजेपी, आरएसएस बहुत गहरे तक बैठी हुई है। वो दौर अलग था जब मुलायम सिंह यादव जी, मरहूम नेताजी, 5 बार सांसद रह गए हों। नेताजी से लेकर के डॉक्टर लोहिया तक कन्नौज के नुमाइंदगी कर चुके हों। कन्नौज गढ़ रहा हो, वो गढ़ टूट चुका था। वहां से एक बार प्रत्याशी हार चुके हैं। ऐसे चुनाव के बीच, चुनाव के वक्त जब आपको पूरे प्रदेश के चुनाव की बागडोर संभालनी है, फिर भी अखिलेश यादव कन्नौज उतर गए। और उन्होंने जिस दिन उतर के चुनाव वहां पर नामांकन किया, फिजा बदल गई साहब। और देखिएगा कि कन्नौज भी अखिलेश यादव जीतेंगे। और खुद चुनाव में उतरकर उन्होंने अपने सीटों के सभी प्रत्याशी और बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं तक में एक उत्साह भर दिया कि तुम्हारा अगुआ भी युद्ध के मैदान में है, उसे भी जिताओ। और किसी भी से डरना और हिचकने की जरूरत नहीं, एकदम कूद जाओ, लड़ जाओ, जीत के आना। ये होता है नैरेटिव देने का मैसेज। राजनीति केवल परीक्षा और परिणाम का खेल नहीं है। राजनीति विमर्श बदलने का, नैरेटिव सेट करने का एक बहुत बड़ा खेल होता है, जो माइंड गेम होता है। बीजेपी ने क्यों कहा 400 पार? क्योंकि वो माइंड गेम खेल रही थी। वो कह रही थी कि हम तो साहब अकेले जीत रहे हैं, आप लोग कहीं फाइट में है नहीं। विपक्षी दलों के पास उसके माइंड गेम की काट क्या होती है कि जब आपका सबसे टॉप लीडर युद्ध के मैदान में उतर जाता है तो अपने पूरे कार्यकर्ताओं को चार्ज कर देता है, नैरेटिव को बदल देता है, आंख में आंख डाल करके लड़ता है। तो जब अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ना की फैसला लेते हैं, पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह हो। इस फैसले को ख्याल में रख करके पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी आदमी से आज की तारीख में आप बात कर लीजिए, 30 सीटों के आसपास की गणित ऐसी चल रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहेगा, लड़ाई इसी दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। अगर सब कुछ फेयर रहा तो आप आश्चर्यचकित न होइएगा कि बीजेपी 50 के नीचे जाएगी और 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत सकता है चुनाव, जिसमें से अधिकांश सीटें समाजवादी पार्टी की हैं। शानदार टिकट वितरण किया। पीडीए की बात करें तो पीडीए को टिकट दिया और खुद मैदान में उतर करके पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक जोश और आत्मविश्वास से भर दिया। यह मौका प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पास था। मेरा विश्लेषण यह कहता है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने बातचीत की शुरुआत में भी कही कि हो सकता है कि उनके अंदर जो बैठक हो, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है, उसके समीकरण कुछ और हो। वो शायद बेहतर समझ रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी को अमेठी से खड़ा हो जाना चाहिए था स्मृति ईरानी के खिलाफ। नहीं बदलना था, सीट बदल देते। वैसे सबसे अच्छा तो यह होता कि अमेठी से खुद राहुल गांधी चुनाव में उतरते और रायबरेली से प्रियंका गांधी। चाहे आप कांग्रेस पार्टी के वर्कर की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी के सिंपैथाइजर की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों की बात करें, सबका यह मानना था कि अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सीधे अमेठी और रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश के चुनाव पर इसका मनोवैज्ञानिक असर होगा। आप नैरेटिव बदल देंगे, आप सीधे अपना अपना एजेंडा और अपनी बातें सेट कर लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो जहां आपको मौका था, यह बात लोग पूछने लगे कि भाई प्रियंका गांधी जी क्यों चुनाव लड़ रही? आप इतने बड़े थे ना। आज देखिए केएल शर्मा जब वहां पर अमेठी में नामांकन करने जा रहे हैं, 10 आदमी आगे पीछे हैं। कल को वहीं राहुल गांधी होते या प्रियंका गांधी होते तो वहां का मजमा कुछ और होता, वो सीट अब जीत रहे होते। मैं अभी ये दावा कतई नहीं करूंगा। केएल शर्मा के लिए कहा जा रहा है कि वो वहां के जमीनी आदमी हैं, 20-22 साल से वहां की राजनीति करते हैं। बूथ से लेकर के पार्टी का हर कार्यकर्ता उनसे परिचित है। कई चुनाव जिताए हैं उन्होंने, कई चुनाव उन्होंने बहुत मजबूती से लड़े हैं, लड़वाए हैं। मैनेजमेंट का आदमी है, इवेंट के आदमी है, संगठन के आदमी है। और यह भी नहीं आप आश्चर्य हो कि केएल शर्मा चुनाव जीत भी जाए। सब कुछ ठीक है। ये पार्टी ने अगर कुछ निर्णय लिया होगा तो सोच विचार के निर्णय लिया होगा। हम इसमें जाते ही नहीं। हम तो ये जा रहे हैं कि अगर वहां से चुनाव खुद ये लोग लड़ते तो उसका मैसेज कुछ और होता। सीट क्लियर हो जाती, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास हो जाता और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होती।
और आखिरी दिन जब राहुल गांधी खुद रायबरेली चले गए, तो बीजेपी क्या करेगी साहब? जो बीजेपी आपके मैनिफेस्टो में जो बात लिखी ही नहीं गई है, उस बात को आधार बना करके आपको मुस्लिम परस्त, आपको कुछ भी कहने के स्तर तक चली जा रही है। अब वो बीजेपी और स्मृति ईरानी कहेंगी कि राहुल गांधी डर कर भाग गए, प्रियंका गांधी डर गईं, राहुल गांधी डर गए। ये बीजेपी है साहब, इसकी कोई नैतिकता तो बची नहीं है। क्या आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि आप 2 घर 2 भैंस होगी तो 1 भैंस दे देंगे किसी को, 4 कमरा होगा 2 कमरा किसी मुसलमान को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, ज़्यादा बच्चे वालों को दे देंगे? कहीं लिखा है आपने? कहीं लिखा है आपने कि आरक्षण में कैसे एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण में किसी और को आरक्षण दे देंगे? कहीं नहीं लिखा ना। बीजेपी तो उस स्तर तक चली जाती है कि जो आप कहते नहीं है, उसको भी झूठ बोलकर, नफरत उसमें जोड़ करके आपका अपमान करने में पीछे नहीं हटती। तो चिंता इस बात की नहीं कि बीजेपी क्या कहेगी। बीजेपी तो कहेगी अब, भाग गए, डर गए। जो दूसरों को कहता था डरो मत, वो अमेठी छोड़ करके रायबरेली चलेगा, डरो मत। बीजेपी ये करेगी और इसका जवाब अब आपको ढूंढ कर तैयार रखना होगा। और प्रियंका गांधी जी को आना चाहिए था, ये वहां के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। ओवरऑल इंडिया गठबंधन में आप कल्पना करिए, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। इस चुनाव में अब लड़ाई आर या पार की होनी है। इस चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल जाने वाला है और इतने बदलाव के इतने महत्वपूर्ण चुनाव में अगर कोई भी चूक हो जाए, कोई एक कसर रह जाए, ये कोई सामान्य कसर नहीं है साहब। इसलिए अमेठी और रायबरेली का असर पूरे प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा, इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी ने जब खुद कन्नौज में उतर करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो उसका सकारात्मक असर पूरे संगठन और इंडिया गठबंधन पर पड़ गया। सकारात्मक चार्ज हुआ, वहां के लोग मजबूत हुए कि नहीं भाई, ये हमारा नेता खुद युद्ध के मैदान में आ गया। राहुल गांधी जी मैदान में आ गए, इसका भी असर पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का असर उत्तर भारत की राजनीति पर बहुत सकारात्मक पड़ने वाला है। राहुल गांधी बस अमेठी से लड़ना चाहिए था, और नहीं भी लड़े तो कम से कम रायबरेली से आए हैं तो आए हैं। और 2-4 दिन में माहौल बदलेगा, कैंपेन होंगी, ज्वाइंट रैलियां होंगी। प्रियंका गांधी को भी आना चाहिए था। इससे बदलाव बदल जाता, क्योंकि चुनाव केवल जीत और हार से ज्यादा नैरेटिव, क्योंकि चुनाव चल रहा है, 2 चरण का मतदान हो गया, अभी 5 चरण का मतदान बाकी है। और इन 5-6 चरणों में जिस तरह से नैरेटिव बदलता आंख में, क्योंकि चुनाव आपके पक्ष में जा रहा है, चुनाव में आप भारी है, बीजेपी फंसी हुई है, एकदम फ्रंट पर आकर के खड़े होकर लड़ने का वक्त है। देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर कितना होगा। लेकिन अमेठी, रायबरेली, कन्नौज में से अब रायबरेली और कन्नौज ये बहुत कुछ डिसाइड करने जा रहे हैं, बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं, बहुत कुछ दिशा तय करने जा रहे हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 80 लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश में, जिस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, पूरे देश में सरकार किसकी बनेगी, इसके दिशा और दशा और रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। और उस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के हाथ में पूरी कमान है। अब जितनी ताकत से ये उस कमान को खींच करके अपने बूथ के योद्धाओं को जमीन पर उतार देंगे, जनता इन्हें जिताने के लिए तैयार बैठी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को इसका परिणाम किस दिशा में जाता है। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।